हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। एक्चुअली स्टूडियो में कुछ वर्क चल रहा था, इसलिए पेन टैब पे क्लास लेनी पड़ रही है। और थोड़ा सा ये भी होगा कि बीच बीच में कुछ क्लासेज आपकी डिजिटल बोर्ड पे आएंगी और कुछ क्लासेज आपकी इस पे पेन टैब पे भी आएंगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, जूनियर असिस्टेंट वालों का 27 को ही एग्ज़ाम है, तो ज़रूरी हो जाता है कि करंट समय पे कंप्लीट हो। तो ये करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा और सारा करंट आपका कवर हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम योजनाएं देखेंगे, आगे चल के अवार्ड्स देखेंगे, फिल्म वगैरह, फिल्म फेयर, खेल वगैरह, वो जो भी चीज़ें होती हैं बाकी सब देखेंगे। ठीक है। तो मोदी सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं देखनी है। दैट मीन्स 2014 में ये गवर्नमेंट आ गई थी, उसके बाद से क्या क्या योजनाएं चालू हुई वो देखेंगे हम। देखो यूपी के एग्जाम्स में, जो यूपी के एग्जाम होते हैं उनमें क्या होता है ना कि जो 1950 के बाद या 47 के बाद जितनी भी योजनाएं आपकी पहले भी चली है ना 2014 तक, वो भी पूछी जाती हैं। जैसे हरियाली योजना कई बार पूछी गई है। इसके बाद स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। इसके बाद एनआरएलएम वगैरह, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस तरीके से बहुत सारी योजनाएं वो भी आपको देखनी है। अगर हमें समय मिला तो हम वो भी एक योजनाओं का आपको पीडीएफ दे देंगे। गिनी चुनी 15-20 योजनाएं हैं जिनमें से एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं। अभी लेटेस्ट योजनाएं देख लो 2014 उसके बाद से। तो पहली है प्रधानमंत्री जन धन योजना, सबको पता है। बैंक में जीरो बैलेंस वाला खाता खुलता था इस योजना से। 28 अगस्त 2014 में ये शुरू हुई थी और वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है। तो योजनाओं में पूछा क्या जाता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, कब से शुरू हुई और किस वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे हैं, मतलब योजना का उद्देश्य क्या है। दूसरी है प्रधानमंत्री आवास योजना, जून 2015 में शुरू हुई थी। इस योजना का लक्ष्य था कि 2022 तक सबको घर उपलब्ध कराना। अभी तक तो नहीं हो पाया, लेकिन सरकार उस पर प्रयास कर रही है। ठीक है। इस टाइम पे जो आपका बजट है 2023-24 का, उसमें 79,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है इस योजना के लिए। तीसरी योजना है आपकी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। कब आई? 2015 जनवरी में। 2014 वाली योजना याद याद कर लीजिए आप लोग कि 14 में कौन कौन सी आई। तो एक तो जनधन योजना आई, बाकी जो भी आगे आएंगी मैं हाईलाइट करते चलूँगा। ठीक है। ये किससे आ रही है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा योजना एक प्रकार की लोन देने वाली योजना थी। मुद्रा बैंक का भी इसमें क्या हुआ है, खोला गया था एक। ठीक है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। 8 अप्रैल 2015 को ये आई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये दोनों योजना एक दूसरे के पूरक हैं। जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दोनों 9 मई 2015 को आई हैं, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है। इसमें किसी एक का जो प्रीमियम है वो 12 से 15 रुपये के आसपास है, दूसरे का 330 से, अब ज़्यादा बढ़ गया होगा थोड़ा बहुत, तो 380 350 इतना होगा। ठीक है। और इनमें क्या होता है, जीवन सुरक्षा कवर आपको प्रदान किया जाता है। अगली योजना अटल पेंशन योजना। जो अटल पेंशन योजना ये आई थी कि आम लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। पहले पेंशन किसको मिलती थी? जो लोग क्या नौकरी करते थे, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हों, उनको मेनली इन्हीं को ही मिलती थी। अब मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको भी जो न्यू पेंशन स्कीम है उसके तहत क्या मिलता है कि जो आप योगदान देते हो उतना ही सरकार देती है और वही आपको केवल मिलता है पेंशन के रूप में। सेम यहाँ पे है कि जो आपकी ये पेंशन योजना है, अटल पेंशन योजना, आम लोग भी इसमें क्या है, खाता खुलवा सकते हैं। अगर आप 40 साल के पहले खाता खुलवाते हो तो आपका एक प्रीमियम बना दिया जाएगा और 60 साल के बाद से आपको एक पेंशन 1,000 से 5,000 के बीच में मिलेगी, जितना आपका प्रीमियम होगा। अगली योजना है किसान विकास पत्र। 2014 में ये भी आई थी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। फिर स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, इसमें क्या था कि सोना आप गवर्नमेंट के पास रख सकते थे और गवर्नमेंट उसके बदले आपको क्या पैसा देती थी। इसमें क्या होता था कि वही सोना गवर्नमेंट क्या करेगी, जिसको सोना खरीदना है उसको बेच देती थी। तो इस तरीके से एक प्रकार से देश के अंदर ही सोना इधर उधर होता रहता था। बाहर से जब हम सोना अंदर लाते हैं देश में तो विदेशी मुद्रा भंडार चाहिए होता है, डॉलर चाहिए होते हैं, तभी लोग खरीद पाएंगे बाहर से सोना। तो विदेशी मुद्रा भंडार सोना में 50 बिलियन डॉलर से भी हर साल ज़्यादा खर्च होता है। इसलिए गवर्नमेंट ये योजना लेके आई थी कि देश के अंदर का ही सोना है, जिसको ज़रूरत है वो सोना ले लेगा, जिसको ज़रूरत नहीं है तो उसका क्या करेंगे, गवर्नमेंट उसको पैसा दे देगी। मेक इन इंडिया 2014 में आई थी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। इस टाइम मेक इन इंडिया बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही है।
दुनिया भर की जितनी भी कंपनियां बड़ी बड़ी भारत में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया ये दोनों भी आई थी 16 जनवरी 2016 को भारत सरकार के अंतर्गत। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसी में जब कोविड चल रहा था तो क्या कर दिया था इन्होंने, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है। गरीबों के लिए इसमें कुछ चीज़ें चलती हैं, प्लस राशन वगैरह भी मिलता था गरीब कल्याण अन्न योजना में। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सभी जितने भी ग्राम थे उन्हें क्या बिजली पहुंचाना। एक और सौभाग्य योजना भी चलती, वो भी बिजली से रिलेटेड है, पीएम सौभाग्य, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ठीक है। तो ये विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत है। गोकुल मिशन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत है, पशुपालन पर आधारित है। कब आई थी गोकुल मिशन, 2014 में। तो आपको सन याद रखो, मंत्रालय तो अपने आप योजना के नाम से समझ ही जाते हो और उद्देश्य भी समझ में आ जाता है। स्मार्ट सिटी योजना कब आई है आपकी, 2015 में। गोकुल योजना आपकी 2014 में आई है, इतना ध्यान रखो। राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब आई है, 2014 में, ठीक। स्मार्ट सिटी योजना शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत। टोटल नंबर ऑफ सिटीज़ कितनी, 100 सिटी इन्होंने चुनी है। उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो भी कुछ फंड देती है और स्टेट गवर्नमेंट देती है। उनको स्मार्ट सिटी के तर्ज पे उनका विकास किया जाता है। स्मार्ट सिटी होती क्या है, ये अगर आपको पता करना है तो स्मार्ट सिटी में क्या होता है कि तो एकदम सुलभ परिवहन हो, पार्क हो, मनोरंजन के साधन हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा हो, पॉल्यूशन फ्री हो, सबको वाटर हो, बिजली आती रहे, ये सारी स्मार्ट सिटी की परिभाषा है। और कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी अच्छी हो। फिर डिजिटल इंडिया आई एक योजना, देश का डिजिटलाइजेशन करना। और अब देखो कि डिजिटल इंडिया ने ही सर्वाधिक फायदा देश को पहुंचाया है। दुनिया में आज कोई देश ऐसा है जो सर्वाधिक रुपए ऑनलाइन पेमेंट का यूज कर रहा है तो वो सिर्फ इंडिया है। छोटे से छोटा जो है विक्रेता क्रेता वो इसका यूज कर रहा है, तो इसकी देन है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में आई, कृषि मंत्रालय। फसल बीमा योजना 2016 में आई, कृषि मंत्रालय। कौशल भारत मिशन 2015 में, कौशल विकास और उद्यमी मंत्रालय। कौशल विकास योजना 2015 में आई है, इसी मंत्रालय के अंतर्गत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये क्या है, एक प्रकार का दो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में कोई आप पैसा कुछ काम नहीं करते हो, इसमें केवल लोगों को क्या करते हो, मैसेज पहुंचाते हो कि बेटियों को पढ़ाओ, आप उनको सशक्त बनाओ। और जो भ्रूण हत्या वगैरह है, जो लैंगिक अनुपात कम होता जा रहा है, उसको बढ़ाने के लिए है। तो एक प्रकार से ये क्या होता है कि प्रचार प्रसार पे काम होता है इस योजना में। और 3 मंत्रालय इसके अंतर्गत है आपके, स्वास्थ्य मंत्रालय भी है, महिला बाल विकास मंत्रालय भी इसके अंतर्गत है। फिर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना, कब आई है, 16 अक्टूबर 2014 को, श्रम और रोजगार मंत्रालय। राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना फरवरी 20 2015 को, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत। आगे प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि 2020 में आई है, और जो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। आप लोगों को बताना है कि आवासीय मंत्रालय शहरी मामलों के मंत्रालय के जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, वो कौन है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण, इसी को बोलते हैं संपदा योजना, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण से रिलेटेड है, 2020 में आई थी। मतलब इसका औपचारिकरण किया गया था 2020 में। और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, क्योंकि मत्स्य डिपार्टमेंट को, जो मछली पालन वगैरह, उसको भी इसके अंतर्गत लाया गया, तो अलग से एक योजना मत्स्य संपदा योजना। कब आई, ये भी आई आपकी सितंबर 2020 में, मत्स्य पालन विभाग में। अब एक योजना ये यूपी में किसी एग्जाम में पूछा गया था, गांव का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण, स्वामित्व योजना बोलते हैं इसको, स्वामित्व योजना, ठीक है। ये योजना 2020 में शुरू हुई, पंचायती राज मंत्रालय है उसके अंतर्गत। इसमें क्या होता है कि जो आपका खेत वगैरह है, जमीन है, मकान है, इसका मानचित्रण किया जाएगा। जीआईएस होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इसमें क्या होता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड करके आपके ले लिए जाते हैं उस ज़मीन के कि यहाँ से यहाँ तक है, तो फिर बाद में जो विवाद वगैरह हैं वो एकदम कम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। फिर स्वच्छ भारत अभियान 2014 में शुरू हुआ था, 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती पे, और 2 अक्टूबर 2019 तक 5 साल का टारगेट था कि भारत को स्वच्छ बनाना है
5 साल बाद ये बहुत इसमें प्रगति हुई थी और अभी भी चल रहा है। नमामि गंगे 2014 में गंगा भी काफ़ी साफ हो चुकी है इस टाइम। राष्ट्रीय बाल स्वच्छता मिशन आपका 2014 में महिला बाल विकास मंत्रालय। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जितना भी मैंने बोला औषधि और वैक्सीन, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ होगी रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आती। पहली चीज़ जन औषधि क्या होती है वो समझ लो कि कोई भी जब कंपनी किसी दवा पर रिसर्च करती है तो कंपनी क्या करती है, बहुत पैसा खर्च करती है, तो उसके पास उसका पेटेंट आ जाता है। वही कंपनी उस दवा को बनाएगी, किसी और को बनाना है तो इसको एक रॉयल्टी, एक फीस देनी पड़ेगी पर पीस, इसलिए दवा बहुत महंगी हो जाती है। 20 साल तक ये पेटेंट रहता है। 20 साल बाद क्या होता है, ये पेटेंट हो जाता है ख़त्म। अब इसी को ही क्या है, दवा को फिर कोई भी कंपनी बनाती है, इंडियन फार्मासिस्ट कंपनियां क्या है यही बनाती, इसी को बोला जाता है जन औषधि। तो इसकी कीमत जो है ना 60 से 70% तक गिर जाती है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि इसका जो इफेक्ट है वो भी थोड़ा कम हो जाता है, बट हाँ काम करती हैं। अब तो मोदी गवर्नमेंट इस पर बहुत आक्रामक तरीके से काम कर रही है। 10,000 जो है जन औषधि केंद्र और खोले जाएंगे। दूसरा काम, डॉक्टरों को बोल दिया कि अगर आप ये जन औषधि नहीं लिख रहे हो, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, आप जो ब्रांडेड दवाएं हैं वो नहीं लिखनी है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 15 अगस्त 2020 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। मेरी नीति मेरे हाथ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2017 में आया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय। इसका सीमांत व्यक्तियों को आजीविका उद्यम के लिए सहायता स्माइल अभी शुरू हुई है, जस्ट 1 साल भी नहीं हुआ है, ठीक है। 12 फरवरी 2022, 1 साल से ज़्यादा हो गया, ठीक है। ये किसने शुरू की है, आपका जो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय है। जो भी किन्नर हैं और भीख मांगने वाले हैं इनका पुनर्वास किया जाएगा और इनके लिए सुविधाएं दी जाएंगी। जल जीवन योजना आपकी जल शक्ति मंत्रालय 2019 में 2024 तक 5 साल का टारगेट है। इसमें क्या होगा, हर घर टैप वाटर पहुंचाना, नल से जल। जल शक्ति अभियान 2021 से, और जल शक्ति मंत्रालय, इस मंत्रालय का नाम क्या है, पहले जल मंत्रालय था, वाटर और सैनिटेशन, अब इसका नाम जल शक्ति मंत्रालय कर दिया गया। ये तो हो गई योजना। अब कुछ योजनाएं हैं जिनके बारे में थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। विकास और नवाचार का उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय पहल निधि, इसमें क्या है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने यह कार्यक्रम शुरू किया। इसका लक्ष्य क्या है, विचारों और नवाचारों, ज्ञान आधारित प्रौद्योगिकी संचालित दोनों प्रकार के विचार हों और नवाचार हों को लाभदायक व्यवसाय में बदलने में मदद करना। दैट मीन्स अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई इनोवेशन है, तो वो इनोवेशन क्या मर जाता है वहीं के वहीं, अगर उसको क्या है कोई सपोर्ट ना मिले। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ पर सपोर्ट दे रही है, लैब प्रोवाइड करा रही है और फिर बोल रही है फंड दे रही है, या फंड नहीं दे रही तो एक ऐसा माहौल दे रही है जहाँ उद्योगपति आपको देख रहे हैं, वहाँ से आपको क्या है फंड मिल जाएगा और आप क्या करोगे, उसको प्रोडक्ट में बदल दोगे। जब प्रोडक्ट में बदल दोगे तो काम हो जाएगा, देश को भी फायदा मिलेगा। तो कार्यक्रम तकनीकी समाधान विकसित करने का प्रयास करता है, टेक्निकल समाधान देता है, और समाज की जितनी भी महत्वपूर्ण मांगे हैं, ये ध्यान रखो, मांगे समाज में, जब आप जो जनता में समाज के बीच में रहते हैं वो देखता है कि प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम के हिसाब से टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है और वैसा ही प्रोडक्ट बना देता है। दूसरा है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ये योजना कब शुरू हुई थी, कोविड-19 में। कोविड-19 चल रहा था, सबकी नौकरियां जा रही थी क्योंकि कंपनियां क्या हो रही थी, बंद हो रही थी। कंपनियों में लॉकडाउन है, अगर किसी कंपनी में 2 से 3 महीने के लिए लॉकडाउन लग जाए, काम ना हो, तो क्या होता है कि कंपनी चलती है लोन पे, उसको किस्त जमा करनी पड़ती है, वो किस्त डिफ़ॉल्ट हो जाती है, लोन बढ़ जाता है, तो वो क्या करेगी, फिर छटनी करेगी, चीज़ें कम होंगी और धीमे धीमे कंपनी, कई सारी कंपनियां तो डूब भी जाती हैं। तो इससे बचाने के लिए योजना आई थी 2020 में, निर्मला सीतारमन ने बोला था 15,000 रुपये से कम की जॉब हो तो उसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट ने बोले थे कि पीएफ जो होता है हम भरेंगे, आधा आप ये करो वो करो, ऐसे। तो इतना डिटेल में नहीं जाना है, आपको ये जाना है कब आई थी, किस चीज़ से रिलेटेड थी। फिर एक इंस्पायर योजना, जिसको बोलते थे प्रेरणा योजना। इसमें क्या था, चूंकि इसका अब नाम बदल दिया गया इसलिए इम्पोर्टेंट है। 2008 में शुरू हुई थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय जो है उसने शुरू की थी। इसने बोला था कि लोगों की रुचि जो है ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बढ़ाने के लिए हम ये योजना शुरू कर रहे हैं। अब इस योजना का नाम बदल के क्या, मानक कर दिया गया, ठीक है। इसका मानक का फुल फॉर्म क्या है,
मिलियंस माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज मानक। अगली योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, पीएम मत्स्य संपदा योजना। ये मैं पहले बता चुका, पहले संपदा योजना जो थी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है, एफपीआई, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड थी। इसमें गवर्नमेंट क्या है ना 50 से 60% तक अनुदान दे देती थी, सब्सिडी देती थी कि आप फूड पार्क लगाओ, बड़े मेगा फूड पार्क लगाओ, 100 करोड़ का लगाओगे 50 करोड़ गवर्नमेंट दे देगी, और इसके बाद लगाओ। और फूड प्रोसेसिंग की क्षमता, इसको बोला जाता है सनराइज इंडस्ट्रीज। सनराइज इंडस्ट्रीज उसे बोला जाता है जिसमें विकास की वृद्धि दर की बहुत ज़्यादा क्षमता हो, 8 से 10%, और फूड प्रोसेसिंग की क्षमता इंडिया में बहुत है। सपोज करो टोमेटो है, टमाटर हैं आपके पास, और इसमें क्या हो रहा है, टमाटर है, टमाटर 2 से 3 दिन में ख़राब हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने इसका केचप बना दिया तो इसकी एज उम्र कितनी हो जाएगी, 6 मंथ, प्लस रेट भी बढ़ जाएंगे। ये फूड प्रोसेसिंग का इंडिया में बहुत स्कोप है, ठीक है। तो भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पीएम मोदी ने 10 सितंबर 2020 को इसको लॉन्च किया था, इस योजना को, और ये कब से 2024-25 तक चलेगी। और इसमें क्या है, मत्स्य निर्यात लाभ को कितना 1 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाना है, बस इतना ध्यान रखो। फिर पीएम वाणी भी आपकी यूपी के किसी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है। पीएम का फुल फॉर्म तो सब जानते हैं, प्रधानमंत्री। तो इसको क्या है कि जो आपके पब्लिक प्लेसेज है वहाँ पे वाईफाई प्रोवाइड कराना। इसका उद्देश्य तकनीकी क्षेत्र को बदलना, देश की वायरलेस कनेक्टिविटी में सुधार करना, और ये 9 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुरू की थी। तो आपको ईयर तो बिल्कुल याद रखना है, ईयर याद रखना है। मैचिंग भी कभी कभी दे देते हैं कि 4 योजना दे दी, उनकी किस ईयर में शुरू हुई वो बताइए। दूसरा उसका फुल फॉर्म है, तो फुल फॉर्म याद रखना है, किस चीज़ से रिलेटेड है वो याद रखना है। फिर अगली है बंधन योजना। ये जो लोग वन दरोगा की तैयारी कर रहे थे उनको इस योजना से वो वाकिफ होंगे। इसमें क्या था, 14 अप्रैल 2018 को ये शुरू हुई थी। किसने? जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा। देखो जो माइनर फूड प्रोडक्ट्स, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, तो वो क्या होते हैं, छोटे छोटे प्रोड्यूस होते हैं वन से जो मिलते हैं, जैसे चिरौंजी हो गया, तेंदुपत्ता हो गया, ये सब, ठीक है। इनको संग्रहित करते हैं जो जनजाति आदिवासी लोग हैं। अब इनको बेचने के लिए एक स्थान चाहिए, तो उनको बेचने का स्थान सुलभ कराना, एक प्लेटफॉर्म देना, अच्छे मूल्य दिलाना, और उनको प्रोत्साहित करना जिससे उनकी क्या है, एक आय बढ़े। इसके लिए ये योजना शुरू हुई थी, ठीक है। इतनी है। ट्राइफेड इसका क्या है, नोडल वो है। फेम इंडिया योजना, ये क्या है, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, इसने इसे शुरू की थी। मैं बताता हूँ क्या है फेम। मेनली है इलेक्ट्रिक वाहन। 2030 तक इंडिया का लक्ष्य है कि 30% जो वाहन है वो इलेक्ट्रिक हो, ठीक है, टोटल वाहनों के। तो इसमें क्या है, फेम इंडिया लेके आए। इसमें यही है कि इसके लिए सब्सिडी वगैरह अनाउंस किया जाए, कुछ छूटें दी जाएँ, जैसे रजिस्ट्रेशन शुल्क हाफ हो गई है। इसके बाद जो हाईवे टैक्स लगता है, रोड टैक्स वगैरह, वो सब चीज़ें, पर्यावरण पॉल्यूशन टैक्स वगैरह, ये सब करके इसको बढ़ावा दिया जाए जिससे इन वाहनों की कीमत कम हो और लोग इन्हें अपनाएं। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं। ये स्टैटिक पोर्शन है, ये आपका करंट का पोर्शन नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं वो कब स्थापना हुई और हेडक्वार्टर कहाँ है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में, यूएसए, 1945 में स्थापना। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ इसको बोलते हैं, ठीक है, इसका भी न्यूयॉर्क में है और 1946 में स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि, ठीक है, इसका कब हुई, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, 1969 में स्थापना हुई। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, इसको अंकटाड बोलते हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसमें तो जो टेड्रोस अधानोम थे, ठीक है, अब तो मोदी के बहुत अच्छे फ्रेंड हो गए। ट्रंप ने इनको बहुत कुछ सुनाया था कि ये चाइना के गुलाम हैं, वुहान वायरस करके बोलते थे ट्रंप की, वुहान से वायरस हुआ, ये कुछ WHO कर नहीं रहा है। और मोदी में जो अभी अपने यहाँ पे भावनगर में ट्रेडिशनल मेडिसिन
का इंटरनेशनल सेंटर खोला है। ट्रेडिशनल मेडिसिन वो होती हैं जो हमारे यहाँ पे देसी दवाएं चलती हैं ना, जो लोगों के पास है, आयुर्वेद वगैरह ये, ठीक है, 5 आती हैं उसमें, आयुर्वेद, सिद्धा, होम्योपैथी, ठीक है। तो इन सबसे रिलेटेड एक सेंटर खोला है। तो इसका कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में 1948 में स्थापना हुई थी। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक एनजीओ है ये, कोई गवर्नमेंट संस्था नहीं है। जेनेवा स्विट्जरलैंड 1971, दावोस में हर साल इनका एक सम्मेलन होता है, सर्दियों में मोदी जी भी जाते हैं यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, बहुत बार पूछा गया, 1919 में स्थापना, जेनेवा स्विट्जरलैंड। देखो जेनेवा स्विट्जरलैंड में बहुत सारे मुख्यालय हैं, सब एक जगह कर दिए मैंने, ठीक है। जो जहाँ पे है ना वो एक जगह है, तो बहुत आसान हो जाएगा आपको याद करना, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये बात पढ़ा चुके हैं इकोनॉमिक्स में कि पहले गेट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, अब ये क्या बन गया है? WTO 1995 में, और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या मुख्यालय है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, जेनेवा स्विट्जरलैंड में 1950 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ये कहाँ है आपका बौद्धिक संपदा संगठन? ये है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में, 1967 लिखा है, छिप गया है, ठीक है। तो 1967 में क्या हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति, रेड क्रॉस क्या है? रेड क्रॉस है जब कोई युद्ध बंदी वगैरह ये सब मिल जाते हैं ना, ठीक है, तो युद्ध होता है, फिर इधर उधर आ जाते हैं, उन वो लोग पकड़े जाते हैं लास्ट में, तो उनको एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं, तो रेड क्रॉस ही करती है, रेड क्रॉस को सौंपे जाते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है, 1863 में स्थापना हुई थी, बहुत पुरानी है। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, USA ट्रम्प के समय में इससे बाहर हो गया था यूनेस्को। इसने आरोप लगाया था कि इजराइल के साथ जो यूनेस्को भेदभाव कर रहा है वो बाहर हो गया था। पेरिस और फ्रांस में मुख्यालय 1945 में स्थापना हुई थी। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD, पेरिस फ्रांस में इसका भी मुख्यालय है, 1961 में स्थापना। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO, वियना ऑस्ट्रिया में इसका क्या है मुख्यालय, 1966 में स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी, वियना ऑस्ट्रिया, 1957। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, वियना ऑस्ट्रिया, और 1960 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकारों पे ये काम करती है। इंडिया में अभी मोदी गवर्नमेंट ने इनको निकाल दिया था देश से, बोला था देश छोड़ दो, ठीक है। ये फांसी की सज़ा का बहुत विरोध करते हैं, ब्रिटेन की संस्था है। मुख्यालय कहाँ है? लंदन UK में, 1961। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, लंदन UK में है, इसका भी 1948 में स्थापना। राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल क्या है? राष्ट्रमंडल वो देश हैं जिन पे ब्रिटेन ने राज किया है, ठीक है, तो उन देशों के वो क्या हो गए? राष्ट्रमंडल के सदस्य बन गए। इंडिया भी उसमें से एक सदस्य है। इसका प्रमुख ब्रिटेन का जो किंग होता है या क्वीन होती है वो होती है। दूसरी चीज़ है, USA एकमात्र ऐसी कंट्री है जिस पे ब्रिटेन ने राज किया, वो इसका सदस्य नहीं है। 2-3 अफ्रीकन कंट्रीज हैं, 2 हैं शायद, जिन जो कभी ब्रिटेन के अधीन नहीं रहे, वो इसके सदस्य हैं। ये पूरा इनका वो है। सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसमें पाकिस्तान भी है, इसलिए इंडिया ने इसको ना एकदम दबा दिया, अब इसकी कोई मीटिंग नहीं होती। काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है, 1985 में स्थापना हुई थी। दक्षिण पूर्व राष्ट्र संघ आसियान, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC, सिंगापुर में है हेडक्वार्टर, 1989 में स्थापना हुई थी। फिर नेटो बहुत उसमें है न्यूज में, आज यूक्रेन युद्ध पूरा नेटो और रूस के बीच ही चल रहा है एक प्रकार से, क्योंकि नेटो फंडिंग कर रहा है, हथियार दे रहा है, सब चीज़। यूक्रेन तो सिर्फ अपने लोग गवा रहा है। कहाँ? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है, 1949। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ICC, इसका कहाँ है? ये थोड़ा सा मुझे लगता है ये ऊपर नीचे हो गया, एक बार बता देता हूँ। ICC की 1909 में स्थापना हुई थी, और कहाँ है? दुबई, UAE में। खाद्य और कृषि संगठन, इसका मुख्यालय रोम, इटली में। ये थोड़ा ऐसे कर लेना, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में है, 1945 में स्थापना हुई थी। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये सही है। इसकी कहाँ हुई थी? आसियान, यहाँ छोड़ दो, आसियान एक्स्ट्रा आ गया। ICJ का मुख्यालय कहाँ है? हेग में, द नीदरलैंड में, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका कहाँ है मुख्यालय? 1894 में स्थापना हुई थी। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिच स्विट्जरलैंड, 1904 में स्थापना। रासायनिक हथियार निषेध संगठन हेग में है, इसका 1997 में स्थापना हुई थी। रासायनिक हथियार होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं, जैसे परमाणु वगैरह बम वगैरह होते हैं ना, ये परमाणु बम वगैरह क्या करते हैं, एक बार में खत्म कर देते हैं। रासायनिक हथियार आदमी को गला गला के खत्म करते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है ना, इसका तो पता ही होगा, ग्लैंड में है स्विट्जरलैंड, ग्लैंड स्विट्जरलैंड पूरा है तो एवेन्यू डू मॉन्ट ब्लैंक ग्लैंड स्विट्जरलैंड। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बीजिंग चाइना में इसका मुख्यालय 2016 में स्थापना हुई थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स देशों का बैंक है, ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है, संघाई चाइना में 2014 में। आप लोगों को बताना है ब्रिक्स बैंक के सदस्य कौन कौन और देश बन चुके हैं, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी मनीला फिलीपाइंस में इसका क्या है मुख्यालय है, 1966 में स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ वाशिंगटन डीसी 1945। विश्व बैंक, ये दोनों जो दुनिया जिस पैसे से चल रही देखो दोनों अमेरिका में मिलेंगे। यूनाइटेड नेशंस वगैरह आपको न्यूयॉर्क में मिल जाएंगे, ठीक है। तो अमेरिका ने सब पे कब्जा किया हुआ है। ये कहाँ है विश्व बैंक? वाशिंगटन डीसी, 1944 में स्थापना। आईएसओ पढ़ते हो ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, आईएसआई मार्का होता है, आईएसओ मार्का, ये मार्का है, ठीक है। तो मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जेनेवा में इसका मुख्यालय 1947 में स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र महिला यूनाइटेड नेशन वुमेन न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA वियना में मुख्यालय है, 1957। ये क्या करती है? परमाणु ऊर्जा का उपयोग क्लीन एनर्जी के लिए हो, इसको ये क्या करती है, एक प्रकार से इसकी देखरेख करती है। जो भी रिएक्टर हैं जिनमें बाहर से कहीं से फ्यूल व्यूल जा रहा है, इनके अंडर में आते हैं। जो रिएक्टर में एक्सेस नहीं होता है वहाँ पे गवर्नमेंट पहले ही मना कर देती है कि यहाँ पे हम जो फ्यूल वगैरह यूज कर रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी। फिर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको छोड़ो। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बर्लिन में है, 1993 में। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी इरीना अबू धाबी में मुख्यालय, 2009 में स्थापना हुई थी। OIC बहुत न्यूज में रहता है, पाकिस्तान का बहुत सपोर्ट मारता रहता है, कश्मीर कश्मीर चिल्लाता है। जेद्दा में मुख्यालय है 1969 में। और IORA इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ठीक है। तो इसकी कहाँ है? मॉरिशस में इसका मुख्यालय है, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पे सारे आपके जितने भी मेन संगठन हैं सबके मुख्यालय हमने देख लिए हैं। आगे चलते हैं पुरस्कार। 2023 के सारे पुरस्कार देखते हैं कौन कौन से मिले हैं। देखो गणतंत्र दिवस का देख लेते हैं। मुख्य अतिथि कौन था गणतंत्र दिवस पे? मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्दुल फतेह अल सीसी। तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल क्या था? पंजाब रेजिमेंट सेंटर दल, इसको पुरस्कार मिला है, ठीक है। और CRPF का जो मार्चिंग दस्ता है, इसमें CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ये अर्धसैनिक बल होता है, सेना अलग चीज़ होती है। तो CAPF में किसको मिला है? CRPF को। 3 सर्वश्रेष्ठ झांकियाँ देख लो। पहले नंबर पे उत्तराखंड थी, मानस खंड की झांकी इन्होंने दी। फिर दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्ति। तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, अयोध्या का दीपोत्सव। पिछली साल यूपी पहले नंबर पे था। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, तो ध्यान रखो कौन कौन से मिल चुके हैं, हो सकता है इसमें से पूछे। देखो 2023 में पलाऊ का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला, एवाकल पुरस्कार। फिर दूसरा पुरस्कार फिजी का मिला, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। यह उन व्यक्तियों को दिए जाने वाला उच्च सम्मान है जिन्होंने फिजी में महत्वपूर्ण योगदान दिया, एक प्रकार से यहाँ का भी सर्वोच्च सम्मान है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, यह उन व्यक्तियों को दिए जाने वाला एक उच्च सम्मान है जिन्होंने फिजी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोनों पुरस्कार मोदी को दिए, ठीक है। फिर ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र का है, मिस्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये भी मिला। ये मोदी जी को पुरस्कार अभी लेटेस्ट वाले मिले, और तो बहुत सारे मिल चुके हैं, आपको पता है बहरीन का मिल चुका है, UAE का मिल चुका है, वो पुराने थे। ये अभी नए पुरस्कार है जो मोदी जी को अभी हाल फिलहाल में मिले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, ये देखते हैं। गोल्डन ग्लोब
बाफ्टा, ऑस्कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जा सकते हैं। तो इसमें आपको क्या देखना है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अभिनेत्री, निर्देशक, फिल्म, इतना, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक वाली द फेबलमैन्स। सर्वश्रेष्ठ फिल्म संगीत और कॉमेडी के लिए किसे मिला, द बेंसीज ऑफ इनशेरिन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे, स्टीवन स्पीलबर्ग, बहुत फेमस व्यक्ति है ये, स्पीलबर्ग, ठीक है। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री केट ब्लैंकेट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ये अंग्रेजी में, इसलिए थोड़ा अंग्रेजी में क्या होता है ना, एग्जैक्ट नाम पता चलता है, अंग्रेजी टू हिंदी क्या होता है, नहीं तो ट्रांसलेट हो जाता है, तो समटाइम्स ये ट्रांसलेट काफ़ी गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए मैंने इसको अंग्रेजी में ही छोड़ दिया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, ऑस्टिन बटलर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, अच्छा इसमें किस फिल्म के लिए मिला है ये भी देख लो, तो एल्विस एज एल्विस प्रेस्ली। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, मिचेल यो, ठीक है। किस मूवी के लिए मिला है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ठीक है। और किस रोल में मिला है, एवलिन क्वान वांग, ये रोल किया था इस नाम से इन्होंने। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कॉलिन फेरेल, तो आपको अभिनेता का नाम याद रखना है, संगीत कॉमेडी कॉलिन फेरेल, अभिनेत्री मिचेल यो, लिख लेना एक अलग पेज पे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नाटक में ऑस्टिन बटलर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नाटक में केट ब्लैंकेट, और सबसे निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग। इसके बाद फिल्म आपको याद रखनी है द बेंचीज ऑफ इनिशेरिन। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक वाली द फेबलमैन्स। ऑस्कर अवार्ड की लिस्ट देख लेते हैं जो जो इम्पोर्टेंट है। ऑस्कर पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ चित्र, मतलब पिक्चर की बात हो रही, पिक्चर मतलब मूवी, तो सबसे यही, इसलिए मैंने उसको अंग्रेजी में रखा था कि देखो अभी पिक्चर बोल रहे हैं तो पिक्चर में चित्र कर दिया इन्होंने। तो सर्वश्रेष्ठ मूवी कौन सी है, ऑस्कर वाली, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, ध्यान रखना, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इस मूवी के लिए यहाँ ऊपर भी अवार्ड मिला है, किसको मिला है, मिचेल यो को, ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ऑस्कर पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भी इनको मिला है, मिचेल यो को, इसी मूवी के लिए, ठीक है। गोल्डन ग्लोब भी मिला है और ऑस्कर भी मिला है मिचेल यो को, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी के लिए। ऑस्कर पुरस्कार 2023 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, ब्रेंडन फ्रेजर, द भेल नामक पिक्चर के लिए मिला है इनको। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, डेनियल क्वान एंड डेनियल स्कीनट, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ऑस्कर पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन, मतलब फिल्म का जिसने संपादन किया हो, तो इसी फिल्म को मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। और ये वाला तो सबको पता है कि सर्वश्रेष्ठ मूल गीत, मूल संगीत या गीत किसको मिला है, नाटू नाटू को, RRR। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि ये जो इसके संगीतक थे क्या नाम था उनका, MM कीरावानी, ठीक है। आगे चलते हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022। साहित्य अकेडमी अवार्ड वैसे तो अलग अलग भाषा के लिए मिलते हैं, उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, फिर भी मैंने हल्के से इनको डाल दिया, एक दो लैंग्वेज का आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश के लिए जिस महिला को मिला है वो इम्पोर्टेंट है। तो को कहा जाता है ना कि जितने भी संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट ने उनको कब्जे में ले लिया है, तो सब उसके हिसाब से चल रहा है। बट ये चीज़ आपको यहाँ प्रूव करती है, अरुंधति रॉय लेफ्ट विंग की इंसान है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करती हैं गवर्नमेंट को, ऐसे इनका चलता है कि गवर्नमेंट का बस चले तो इनको जेल में ही डालेगा, लेकिन इनके उसको मिला है ऑल द लिव्ड वी नेवर लिव्ड, ठीक है, इसके लिए मिला है, इंग्लिश के लिए अरुंधति रॉय। इसका हिंदी में तुमड़ी के शब्द बद्री नारायण, इनको मिला है, दो याद रखो, हिंदी और इंग्लिश। फिर नोबेल प्राइज़ देख लेते हैं 2022 की। सबसे पहले तो नोबेल प्राइज़ जो है आपकी, कौन कौन सा नोबेल कौन सी एकेडमी देती है, ठीक है। लोगों को लगता है केवल स्वीडन देता है या नॉर्वे देता है, तो सब मिलके देते हैं। तो ये अकेडमी, द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज, ये क्या क्या देती है, भौतिकी, रसायन और आर्थिक विज्ञान। द नोबेल असेंबली एट करोलिंस्का इंस्टीट्यूट, चिकित्सा विज्ञान का ये देती है नोबेल। द स्वीडिश अकेडमी साहित्य के लिए देती है। और द नॉर्वे में क्या मिलता है, शांति पुरस्कार, द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी शांति पुरस्कार देती है। अब चिकित्सा के क्षेत्र में देख लेते हैं नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, स्वीडन के वैज्ञानिक स्वंते पाबो, इनको मिला है क्या, नोबेल पुरस्कार। क्या किया था इन्होंने,
विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित खोजों के लिए प्रदान किया गया इनको। ठीक है, इनकी प्रमुख उपलब्धियों में क्या था कि विलुप्त मानव प्रजातियों और आधुनिक मनुष्यों के बीच की कड़ी को प्रकट करने के लिए संपूर्ण निएंडरथल जीनोम का अनुकरण किया। अब निएंडरथल आपको पता होना चाहिए कि निएंडरथल मानव क्या था। निएंडरथल एक प्रकार का आदि मानव है, इस पे इन्होंने पूरा रिसर्च किया था। सिंपल सी बात है, समझो। भौतिकी के लिए देख लेते हैं कि भौतिकी के लिए किसे नोबेल मिला। 3 वैज्ञानिकों को मिला, फ्रांस के एलन एस्पेक्ट, अमेरिका के जॉन एफ क्लॉजर और ऑस्ट्रिया के एंटोन जिलिंगर। इन 3 लोगों को मिला है। किस लिए मिला है? क्वांटम यांत्रिकी के क्षेत्र में प्रदान किया गया है, जिसके अंतर्गत उलझे हुए फोटोनों के प्रयोगों, बेल असमानताओं के उल्लंघन की स्थापना और अग्रणी क्वांटम सूचना विज्ञान पर कार्य किया गया। रसायन का देख लेते हैं। तो नोबेल में ये ध्यान रखना किसे मिला और किस चीज़ के लिए मिला है, 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वांटम सूचना विज्ञान पर कार्य किया इन्होंने, इसलिए इनको मिला। रसायन के लिए देख लेते हैं। वर्ष 2022 के लिए पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका के कैरोलिन बर्टोजी और बैरी शार्पलेस तथा डेनमार्क के मोर्टन मेलडाल, इन 3 लोगों को इसको भी मिला। तो जहाँ पे भी 3 नाम है ना, आपको पूरे पूरे नाम याद नहीं रखने, ये ध्यान रखो। नाम जैसे रसायन है ना, तो बर्टोजी, शार्पलेस और मेलडाल, ऐसे करके याद रख लो। एक अपनी एक ट्रिक बना लो, 2-3 याद करोगे, बाकी 1-2 ऐसे होंगे जिनमें एक व्यक्ति को मिला होगा, तो आपका आराम से याद हो जाता है। क्लिक केमिस्ट्री के लिए इनको मिला है। इन्होंने क्या किया, जो फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ बनती हैं उनमें क्लिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डीएनए मैपिंग वगैरह और बायो और ऑर्थोगोनल अभिक्रियाओं का उपयोग करके कैंसर की जो दवाइयाँ हैं इनके लक्ष्यीकरण में सुधार किया। क्लिक केमिस्ट्री में बताता हूँ, जो आपकी सेल्स होती है ना, तो जहाँ पे लक्षित करके वहाँ तक दवा भेजा दो, वहाँ जाके दवा वहीं पे क्लिक करेगी, वहीं पे काम करती है जहाँ पे जिस सेल पे वर्क करना है। सारी सेल तो खराब है नहीं, और अगर आपने क्या किया कि सेल नष्ट करने वाली कोई ऐसी दवा दे दी, उसने सही सेल भी खराब कर दी या नष्ट कर दी, तो व्यक्ति मर जाएगा। तो क्लिक केमिस्ट्री यहीं पे काम करती है, जो लक्षित सेल हैं उनको टारगेट करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्थिक विज्ञान। आर्थिक विज्ञान का पुरस्कार किसे मिला है? तो 3 अमेरिकी अर्थशास्त्रियों, बेन एस बर्नान के, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डाइपेक, इन तीनों को मिला है। किस लिए मिला है? बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध करने के लिए प्रदान किया। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट मैंने बताया, ये क्या काम करता है, बैंकों को वित्तीय संकट से आई ना उनके ऊपर, इसके लिए पहले से कुछ मानदंड तैयार करता है। इन मानदंडों को तैयार करने में इन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ रहता है। ठीक है, इसलिए इनको मिला है। तो यहाँ पे आपके नोबेल पुरस्कार 2 पुरस्कार रह गए हैं। एक रह गया आपका साहित्य का। टोटल देखो 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिलता है। 4 की बात हो गई, एक साहित्य का रह गया, एक शांति का रह गया। तो साहित्य के लिए मैं बताए दे रहा हूँ, हो सकता है इस PDF में ना लिया गया हो। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, एक संस्मरणकार हैं एनी अर्नॉक्स, इनको मिला है। इनका जो प्रसिद्ध संस्मरण है उसका नाम मैं बताता हूँ आपको, लेस एनीज। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात की इन्होंने घटनाओं का उसमें वर्णन किया है। तो एनी अर्नॉक्स, इनको मिला है साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। दूसरा नोबेल पुरस्कार शांति का देख लीजिए। शांति के लिए किसे किसे मिला है नोबेल पुरस्कार? पीस, नोबेल पीस प्राइज इसको बोला जाता है। इसमें एक व्यक्ति और 2 संस्थाओं को मिला है, जिसमें बेलारूस के मानव अधिकार अधिवक्ता हैं एलेस बियालियात्स्की, एलेस बियालियात्स्की। ठीक है, इनको मिला है। दूसरा मिला है रूस और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन। ठीक है, ये व्यक्ति हो गए। 2 संगठन हैं, कौन कौन से वो देख लीजिए। एक है आपका मेमोरियल एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये इंडिया में भी वर्क करती है। ठीक है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, CCL, इसको भी मिला है। और दूसरा मेमोरियल, इसको भी मिला है। मेमोरियल करके भी एक
एनजीओ है, संस्था है, इसको मिला है, इन दो को मिला है, ठीक है। तो इस मेमोरियल के संस्थापक कौन है? रूसी मानवाधिकार संगठन है मेमोरियल। आंद्रेई सखारोव और स्वेतलाना गनुस्किना ऐसे करके इनका नाम है। इनको जो आंद्रे सखारोव है, इनको 1975 में नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। तो मेमोरियल के जो संस्थापक है ना, आंद्रेई सखारोव, इनको 1975 में ऑलरेडी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड देख लेते हैं। आपको पता है कि हर बार स्वच्छता का सर्वेक्षण होता है, कौन कौन से शहर की क्या क्या रैंकिंग रही है। तो पहले ये जान लो कि इंडिया का इंदौर एकमात्र 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी है, ठीक है। इंदौर इज द इंडियाज फर्स्ट 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी। और इसमें क्या होता है, पहले जो स्वच्छ भारत मिशन पहला चला ना, उसमें था केवल कि सॉलिड और लिक्विड वेस्ट जो है और सैनिटेशन हो जाए। फिर आगे चले, ये पहले तो शौचालय वगैरह ही था मेन, फिर सॉलिड वेस्ट, ये मैनेजमेंट, ये सब आगे चल के हो गया क्लीन एनर्जी, और भी हरित जो प्रौद्योगिकी उनमें इन्वेस्ट करना। और इस बार और भी आगे की बात हो गई, और इंदौर उसमें भी टॉप कर रहा है। तो टॉप 5 सिटीज देख लेते हैं जिनकी जनसंख्या 1 लाख से ऊपर है। इंदौर पहले पे, सूरत दूसरे पे है, नवी मुंबई तीसरे पे है। टॉप 3 याद होनी चाहिए। बॉटम पे कौन कौन है, तो बॉटम की 3 देख लेते हैं। आगरा है, वापी गुजरात की है, और दमोह एमपी की है। बॉटम 3 में ये 3 है, ठीक है, आगरा यूपी, वापी और दमोह। इसके बाद जिनकी जनसंख्या 1 लाख से कम है, उनकी सिटी में रैंकिंग देख लेते हैं। तो टॉप 5 में कौन सी है? पंचगनी महाराष्ट्र में है, फिर पाटन छत्तीसगढ़ में है आपकी, और करहाड़ या करहद, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये टॉप 3 हैं। और बॉटम 3 देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो आपका कौन सा है? गदरबारा एमपी में, इसके बाद सानाबाड़ ये भी एमपी में, और शहडोल। अब देखो, एक सिटी एमपी की है जो हमेशा टॉप पे रहती है। फिर बॉटम वाले आप एमपी के उठा लो, यहाँ पे भी आपको एमपी की दमोह मिल जाएगी बॉटम वाली, रीवा मिल जाएगी, और यहाँ पे एमपी की तीनों बॉटम वाली। तो वही होता है अंतर, जो वहाँ पे प्रशासन है उस सिटी विशेष में, वो बहुत बड़ा अंतर क्रिएट कर देता है। आगे चलते हैं, पद्म विभूषण अवार्ड देख लेते हैं। देखो, एक तो आपको संख्या पता होनी चाहिए, 6 लोगों को पद्म विभूषण मिला। चूंकि पद्म विभूषण कम लोगों को मिला है, तो इसमें डायरेक्ट व्यक्ति का नाम भी पूछ देते हैं। इसके बाद पद्म भूषण और पद्म श्री तो इतने लोगों को मिलता है, तो अगर कोई व्यक्ति विशेष खुद में फेमस हो तब तो पूछ लिया जाता है। जैसे कोई अभिनेता हो, उसको तो इस साल किस किस को अवार्ड मिला पद्म श्री, या किस अभिनेता को पद्म श्री मिला, ऐसा पूछा जाएगा। बट वो अगर फेमस नहीं है तो नहीं पूछते, क्योंकि इतने लोगों को याद रखना पॉसिबल नहीं होता। तो पहले पद्म विभूषण देख लो। बालकृष्ण दोषी, ये बहुत बेहतरीन कलाकार थे बालकृष्ण दोषी। बालू पे भी कलात्मक कृतियाँ अपनी बनाते रहते थे, ठीक है। इनको मरणोपरांत मिला है। इनको एक रॉयल अवार्ड भी मिला था, जो ब्रिटेन लंदन की तरफ से, और ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में ही। तो वास्तुकला वगैरह में गुजरात के थे। डॉक्टर श्री जाकिर हुसैन है। कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र के हैं। एस.एम. कृष्णा राजनेता हैं, इनके बारे में जानते होंगे, यूपीए के शासनकाल में कैबिनेट मंत्री थे। सार्वजनिक मामलों के लिए मिला है, कर्नाटका के हैं। श्री दिलीप महालनोबिस, मरणोपरांत इनको मिला है मेडिसिन के क्षेत्र में। एक पीसी महालनोबिस अलग हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल के हैं। श्री श्रीनिवास वर्धन, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, संयुक्त राज्य अमेरिका के। श्री मुलायम सिंह यादव, मरणोपरांत मिला है, सार्वजनिक मामलों के हैं और यूपी के हैं। आगे देख लेते हैं पद्म भूषण। यहाँ मैंने बोला याद करने की जरूरत नहीं, 9 लोगों को पद्म भूषण मिला है, 91 लोगों को क्या मिला है? आपका पद्म श्री मिला है। तो अगर ये देखो तो टोटल 106 लोग हो गए। 6 लोगों को पद्म विभूषण, 91 को पद्म श्री, और 9 लोगों को पद्म भूषण, इतना ध्यान रखो। फिर कुछ और पुरस्कार देख लेते हैं। गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर का जो है उनको मिला है। इसके साथ 1 करोड़ रुपए की धनराशि भी मिलती है। इन्होंने ये लेने से मना कर दिया था, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये की मासिक पेंशन देने की घोषणा कौन सी गवर्नमेंट ने की? हरियाणा सरकार ने। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार रामचंद्र गुहा की पुस्तक को मिला। RSL क्रिस्टोफर ब्लेंड पुरस्कार 2023 पैटरसन जोसेफा को मिला।
इकबाल मसीह पुरस्कार ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, इनको छोड़ देते हैं। डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार किसे मिला? क्योंकि डच का सर्वोच्च सम्मान है। भारतीय मूल की वैज्ञानिक ज्वाइता गुप्ता को। एनसीटीटीए का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? टेबल टेनिस खिलाड़ी है मुदित दानी। जर्मन शांति पुरस्कार किसे मिला? सलमान रुश्दी को। इन पे अटैक हुआ था अभी हाल ही में, गर्दन पे चाकू से वार किया गया था, एक आंख भी इनकी खराब हो गई। इन्होंने पुस्तक लिखी थी सैटेनिक वर्सेज, जिसमें थोड़ा जो मुस्लिम धर्म के प्रति कुछ ऐसी बातें बोली थी कि जिससे कुछ कट्टरपंथी नाराज थे। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला। साहित्य अकादमी ने युवा पुरस्कार 2023 चांदपुर की चंदा किसको मिला? हिंदी लेखक अतुल कुमार राय को। वर्ल्ड बेस्ट स्कूल अवार्ड्स के लिस्ट में भारत के कितने स्कूलों को शामिल किया गया? 5 स्कूलों को। मई 2023 के कुछ पुरस्कार देख लेते हैं। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो, ये तो मुझे लगता है काफ़ी पुराना है, जब मैं कोई एग्जाम दे रहा मैंने भी पढ़ा था। एक नीलमणि फुकन जूनियर थे, 56वां उनको मिला था और 57वां इनको। अगर कोई लेटेस्ट होगा तो उसको अपडेट कर लेना आप, ठीक है। एसोसिएटेड प्रेस और न्यूयॉर्क टाइम्स मिला, ठीक है। किसको मिला? पुलित्जर पुरस्कार को मिला, एसोसिएटेड प्रेस और न्यूयॉर्क टाइम्स, इन दो को मिला। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार किसे मिला? यूपी के सीएम डॉक्टर योगी आदित्यनाथ, डॉक्टर नहीं है, योगी आदित्यनाथ। 1959 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दलाई लामा को मिला। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है वो भी इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा शक्तिकांत दास, जिसको बोला जाता था कि ये काबिलियत के दम पे नहीं, स्वामी भक्ति के दम पे गवर्नर बने हैं, तो इंटरनेशनल जो संस्थाएं वो भी इनको सम्मानित कर रहे हैं। प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार एशिया प्लेयर शतरंज महासंघ ने दिया है डी गुकेश को। शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी ये बनते चले जा रहे हैं, डी गुकेश। आगे चलते हैं। लोकमान्य तिलक पुरस्कार अभी मोदी जी को मिला था, ध्यान रखो, शरद पवार आए थे उस कार्यक्रम में, तो नरेंद्र मोदी। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF द्वारा फिलिप चैटरियर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? जस्टिन हेनेन को। फिल्म व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? शेखर कपूर को। किस भारतीय को हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार प्राप्त हुआ? कार्तिकी गोंजाल्विस। मलयालम भाषा में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? प्रिया AS को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी द्वारा किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस, यही हैं WHO के चीफ। नाम ऐसा है कि नहीं बोल सकते हैं। उनके नवीनतम निबंध आज़ादी के फ्रेंच अनुवाद के अवसर पर किसे यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये फिर से आ गई हैं आपकी अरुंधति राय, इनको साहित्य अकादमी मिला है और इसको अभी मिला है यूरोपीय निबंध पुरस्कार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किस शहर में चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करेंगे? नई दिल्ली में। लंदन में आर्थिक शोध पत्रिका, ठीक है। सेंट्रल बैंकिंग द्वारा वर्ष 2023 के गवर्नर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? शक्तिकांत दास। बाल श्रम उन्मूलन के लिए अमेरिकी श्रम विभाग का 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार किसने जीता है? ललिता नटराजन ने। हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर लंदन द्वारा क्रिस्टोफर ब्लेंड पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? पैटरसन जोसेफ को। संयुक्त राष्ट्र के एक पेज का और है, ऐसे मैंने वन लाइनर्स में इसलिए दे दिया कि कोई पुरस्कार छूटे ना आपका। संयुक्त राष्ट्र के एक्सीलरेटर प्रोग्राम के लिए चयनित स्टार्टअप फार्मर्स फ्रेश जोन किस राज्य से? केरल से। यूनेस्को द्वारा मिशेल बेटिस पुरस्कार किसे मिलने वाला है? जगदीश S बाकन को। 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित दामोदर मौजो किस राज्य से संबंधित है? गोवा से। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के विजेता जॉर्जी गोस्पोडिनोव किस देश के? बुल्गारिया के। बुकर पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर किसे मिला है? जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। किस देश के? बुल्गारिया के। किस अभिनेत्री ने आईफा 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? आलिया भट्ट। अभी सारे जितने भी मूवी के पुरस्कार वो फिर से आएंगे तो वो सब एक जगह मिल जाएंगे। एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर में किस अभिनेता को उसके नेक काम के लिए मानद उपाधि मिली? सोनू सूद को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र से डैग हैमरजस्काल्ड मेडल किसे प्राप्त हुआ है? सांवला राम बिश्नोई और शिशुपाल सिंह। आईफा 2023 में किस अभिनेता को उत्कृष्ट उपलब्धि से सम्मानित किया जाना है? कमल हासन।
फिर हाल ही में किस भारतीय फिल्म को यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला? भगवान भरोसे को। किस देश की लेखिका हैं ये? फातिमा असगर ने कथा साहित्य के लिए पहला केरल शीर्ष पुरस्कार जीता? अमेरिका की हैं। मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? उत्सव पटनायक को। फेमना मिस इंडिया इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 2023 प्रतियोगिता किसने जीती? नंदिनी गुप्ता। डलास में टेक्सास विश्वविद्यालय से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? नवीन जिंदल को। इसके बाद आगे कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको हाईलाइट करता हूँ, बाकी देख लें। केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से किसे सम्मानित किया गया? एमटी वासुदेवन नायर को। ठीक है। 12 में फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स नेक्स्ट जनरेशन या जेन नेक्स्ट जिसको बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर अवार्ड किसने जीता? ईशा अंबानी ने। रिलायंस रिटेल को ये हेड करती हैं। गणित के लिए एबेल पुरस्कार किसने जीता? लुइस कैफेरेली। गणित का नोबेल बोला जाता है इसको। आरआरआर के किस गाने ने ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार देखा? नाटू नाटू ने। ये तो हम लोग बात कर चुके हैं। इसके बाद लेखक विनोद कुमार शुक्ला ने किस वर्ष पेन नाबोको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता? अभी जीता इसी साल। किस फिल्म ने 4 हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड 2023 जीते? आरआरआर ने। हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड। ठीक है। 76 में ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार बाफ्टा की घोषणा कहाँ की गई? लंदन में। रोटरी क्लब का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला? रमेश कृष्णन को। कवि हैं एक वी मधुसूदन नायर, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष? इसी वर्ष मिला। अप्पा साहेब धर्माधिकारी जिन्हें 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किस पेशे से संबंधित हैं? ये पेशा पूछ लिया जाता है, इतिहासकार है ये। राखी कपूर को किस वर्ष के लिए गोल्डन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया? 2023 के लिए। ये वाला बहुत, ये यूपीएससी में भी लॉरियस वर्ल्ड का अवार्ड पूछा गया, स्पोर्ट्समैन वाला। तो लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया था? नीरज चोपड़ा को। बहुत बड़ी बात होती है नामांकन भी। पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 के लिए कितने लोगों को चुना गया? 6 लोगों को। बात हो चुकी है। पद्म विभूषण 6, पद्म भूषण 9 और बाकी आपके 91। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी? 1 लाख। अब आगे चलते हैं। 2023 में मनाए गए सारे उत्सव महोत्सव देख लेते हैं। तो जून 2023 के देख लेते हैं। लाभार्थी उत्सव राजस्थान सरकार, बेकुह उत्सव अरुणाचल प्रदेश, लेवेंडर महोत्सव फूल होता है लेवेंडर का एक, जम्मू कश्मीर, अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव कोलकाता, कृषि त्यौहार राजा उड़ीसा। इसके बाद मोलम चेनमो उत्सव लेह में मनाया गया। न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव में शीर्ष पुरस्कार सैफ अली शाह और जयदीप अहिलावत को। सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है, बैसाखी भी मनाया गया। ठीक है। माघी मेला उत्सव पंजाब में, बिजली उत्सव असम में, बैसाखी महोत्सव जम्मू कश्मीर में और थाबे उत्सव, ये इंपॉर्टेंट है जो बिहार टीचर देने जा रहे, थाबे उत्सव कहाँ मनाया गया? बिहार में। किस क्षेत्र विशेष में बिहार की, वो भी ध्यान से पढ़ लेना। इसके बाद भूमचू उत्सव सिक्किम में मनाया गया। खजुराहो नृत्य महोत्सव एमपी में मनाया गया। ताज महोत्सव आगरा में मनाया जाता है। बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में। फूलदेव उत्सव उत्तराखंड में। यसांग उत्सव मणिपुर में, ये भी इंपॉर्टेंट है यसांग। खादी उत्सव मुंबई में मनाया गया। ममानी महोत्सव लद्दाख में। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल में मनाया गया। इसके बाद प्रकृति और पक्षी महोत्सव उत्तर प्रदेश में। आदि महोत्सव दिल्ली में। बाजरा उत्सव कहाँ? गुजरात के गांधीनगर में। जलीकट्टू खेल उत्सव तमिलनाडु में, सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी थी इस खेल को। सारंग उत्सव आईआईटी मद्रास में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद गुजरात में। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटक में। चेरचेरा महोत्सव छत्तीसगढ़ में। अब कुछ युद्धाभ्यास देख लेते हैं किस किस के बीच में हुए। ठीक है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन कौन सा होता है? आर्मी और नेवी, आपको ये याद नहीं रखना, वो आ जाता है। ठीक है। एम आ जाएगा, एक्सरसाइज कुछ ना कुछ ऐसा लिख के आ जाएगा, बता देगा। तो ये नहीं पूछता, केवल देश पूछता है किस किस के बीच में। तो ऑस्ट्रा हिंद और ओसिनडेक्स 2 होते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक संप्रीति होता है। एक होता है इंडिया बांग्लादेश कॉर्पेट, ये नेवी का होता है। और टेबल टॉप एक्सरसाइज भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है। मेन इंपॉर्टेंट है संप्रीति। इसके बाद इन दोनों में तो AUS लगा है, तो समझ जाया करो कि ये तो ऑस्ट्रेलिया है। जब भी युद्धाभ्यास देखना है उसका इंग्लिश वर्जन देखा करो।
इंग्लिश वर्जन में क्या होता है, कोई ना कोई हिंट मिल जाती है आपको, ठीक है। इसका इंडिया और चाइना, इनके बीच में हैंड इन हैंड, इन दो की आर्मी के बीच में हुआ था। इसके बाद इंडिया और फ्रांस में शक्ति, गरुण, वरुण, 3 होते हैं, ये ध्यान रखना, इंडिया और फ्रांस के बीच में। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा होता है, गरुण शक्ति। इसमें अकेला गरुण है, इसमें और अकेला शक्ति, इसमें गरुण शक्ति को एक साथ जोड़ लिया। इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पोरेट होता है और समुद्र शक्ति होता है, अकेले शक्ति नहीं है, किसी न किसी के साथ जुड़ा है। इंडिया और जापान के बीच में धर्म गार्जियन होता है, जी मैक्स होता है। और अगर आप देखो मालाबार एक्सरसाइज में भी इंडिया जापान दोनों रहते हैं। इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में प्रबल दोस्तिक। इसका इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में खंजर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इंडिया और मालदीव के बीच में एक्यूबेरिन। इंडिया और मंगोलिया के बीच में नोमाडिक एलिफेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया और म्यांमार के बीच में एक इम्बैक्स होता है, इंडिया म्यांमार बाइलेटरल एक्सरसाइज। और इंडिया म्यांमार कोर, COR। इंडिया और नेपाल के बीच में होता है सूर्य किरण। इंडिया ओमान के बीच में अलनागा, नसीम अल बसर और ईस्टर्न ब्रिगेड फोर्थ। इंपॉर्टेंट है, तीनों पढ़ लेना क्योंकि ये नए हैं, ये रिपीटेड नहीं है। फिर इंडिया और रसिया के बीच में इंद्र होता है, इंद्र नेवी होता है, मतलब इंद्र से रिलेटेड कुछ भी हो तो समझ जाया करो रसिया है। गरुण और वरुण से रिलेटेड कुछ हो तो फ्रांस है, ठीक है। इंडिया और सेशल्स के बीच में लामितीय होता है, इसका मित्र शक्ति होता है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में है मित्र शक्ति। और लामितीय इंडिया सेशल्स के बीच में, इंडिया श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति और सिलीनेक्स है, 2 हैं। इसका इंडिया थाईलैंड के बीच में मैत्री है, मित्र शक्ति और मैत्री में कंफ्यूज मत होना, दोनों देखो। इंडिया ये नीचे पोर्शन चले जाओ तो यहाँ पे पहले श्रीलंका मिलेगा और यहाँ पे मिल जाएगा आपको थाईलैंड, ठीक है। तो जो श्रीलंका है यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मित्र शक्ति, मित्र शक्ति। और थाईलैंड जब आप चले जाओगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, मैत्री, मित्रता की बात दोनों जगह है, ठीक है। और इंडो थाई कॉर्पोरेट, ये जो कॉर्पोरेट होते हैं नेवी के होते हैं, जितने भी कॉर्पोरेट होंगे वो नेवी के होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उसमें दोनों के नाम रहते हैं जिस जिसके बीच में होगा। और श्याम भारत बहुत इंपॉर्टेंट है, श्याम बोला जाता है थाईलैंड को, प्राचीन नाम था भारत, भारत का प्राचीन नाम था। फिर इंडिया और यूके के बीच में अजय वारियर, कोंकण और इंद्रधनुष 4। इंडिया और यूएसए के बीच में देख लो युद्धाभ्यास होता है या वज्र प्रहार, 2 तो ही हैं। मालाबार होता है मल्टीलेटरल, और रेड फ्लैग हुआ था जिसमें भी इंडिया ने भाग लिया था। अब कुछ एक्सरसाइज और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। वो एक जगह कर दी, ये आप पढ़ चुके हो। संप्रीति बांग्लादेश के साथ, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, मैत्री एक्सरसाइज थाईलैंड के साथ, वज्र प्रहार यूएस के साथ, युद्ध अभ्यास इंडिया यूएस के साथ, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ, इसका गौण शक्ति इंडोनेशिया के साथ, शक्ति एक्सरसाइज इंडिया फ्रांस के साथ, धर्म गार्जियन इंडिया जापान, सूर्यकिरण इंडिया नेपाल, हैंड इन हैंड इंडिया चाइना, सिम्बैक्स इंडिया सिंगापुर, शक्ति एक्सरसाइज इंडिया फ्रांस, कॉर्पट इंडिया थाईलैंड के बीच में होता है, ठीक है। कॉर्पट इंडिया और थाईलैंड के बीच में। आगे चलते हैं, बहुपक्षीय देख लेते हैं। मल्टीलेटरल में क्या होता है, बहुत सारे देश एक साथ भाग लेते हैं, तो उसमें रिमपैक कौन कौन थे, बहुत सारे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, सबका नाम याद रखना, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, कनाडा, चिली वगैरह, ये नंबर ऑफ कंट्रीज याद कर लेना। मालाबार याद रख लेना, 4 देश, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी अब इसमें क्या हो गया, शामिल हो गया है। दैट मीन, और इस बार का आयोजन भी ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। 4 देश हैं, क्वाड वाले 4 देश हैं। कोबरा गोल्ड एशिया पैसिफिक, जो एशिया पैसिफिक की कंट्री हैं, एशिया प्रशांत की, वो सारे शामिल हैं। और संवेदना साउथ एशियन रीजन, जो साउथ एशिया के हैं, ठीक है, म्यांमार वगैरह, थाईलैंड से लेके, वो सब इसमें शामिल थे। अब कुछ आप पूछा जाता है, एक बार पूछा गया था कि तलवार जहाज कहाँ गया था, कौन सी एक्सरसाइज में भाग ली, ऐसे ही पूछे जाते हैं। ये चीज़ें भी मैंने डाल दी कि छूटे ना। तो भारतीय नौसेना के जहाज़ों INS सह्याद्री, INS कोलकाता ने किस शहर में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित किया, जकार्ता। सिक्योरिटी बॉन्ड 2023 चीन और किस देश का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है, रूस का। घुमंतू हाथी किस देश के साथ भारत का सैन्य अभ्यास है, मंगोलिया।
बंगाल की खाड़ी में भारतीय सेना द्वारा आयोजित संयुक्त अभ्यास जी मैक्स, कौन सा देश शामिल था? तो जी मैक्स का मतलब ही है, आगे से मैंने क्या बोला, अंग्रेजी टर्म देख लिया करो, ऑप्शन से मैच कर लिया करो। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023, तो जापान आ जाएगा। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है? इसमें तो कोई शक होना नहीं चाहिए, अमेरिका के पास। भारत की लार्सन एंड टर्बो ने 6 पनडुब्बियों के विकास के लिए किस देश की कंपनी नवंतिया के साथ सहयोग किया? स्पेन। साल बैक्स भारत का एक अभ्यास है, किस देश के साथ आयोजित किया गया? यूएसए के साथ। भारत किस देश के साथ समुद्री अभ्यास, फिर से जीमैक्स की बात हो रही, जापान है। हाल ही में खबरों में रही आईएनएस शंकुश, ध्यान रखो, किस श्रेणी की पनडुब्बियों से संबंधित है? शिशुमार बाग। भारत में होने वाले तरंग अभ्यास का संचालन कौन सी सेना करेगी? वायुसेना। किस देश ने खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? ईरान, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में सैन्य अभ्यास अग्निअस्त्र किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? लद्दाख में। भारत ने किस देश को मिसाइल कॉर्बेट आईएनएस कृपान उपहार में दिया? वियतनाम को। हाल फिलहाल की न्यूज है ये। बहुराष्ट्रीय संयुक्त, इस न्यूज पे चीन चिढ़ भी गया था, दैट मीन्स ये बहुत लेटेस्ट करंट अफेयर्स है, 1 महीने से भी पहले का, ठीक है। बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये मंगोलिया है। भारतीय सेना भी इसमें भाग ले रही। भारत के रक्षा मंत्रालय ने किस देश के साथ प्रेडेटर ड्रोन को मंजूरी दी है? मोदी जी गए थे, $3 बिलियन का ये वो था, यूएसए के साथ। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूबेरन होता है? मालदीव। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास हाल ही में किस जलाशय में शुरू हुआ? ओमान की खाड़ी। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई? अग्नि प्राइम। भारत किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास अल मोहद अल हिंदी 2023 आयोजित करता है? सऊदी अरब के साथ। इंपॉर्टेंट है, अल मोहद अल हिंदी वहाँ पर नहीं था, इसको भी याद कर लें, सऊदी अरब के साथ होता है। टाइगर शार्क 40 नामक संयुक्त नौसैनिक ड्रिल अभ्यास किन 2 देशों के बीच शुरू हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश के बीच। फिर खेल का देख लेते हैं, खेल के कुछ टूर्नामेंट हुए, उनके विजेता। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, सभी श्रेणियों में विजेताएं देखना है कि कौन कौन है। तो आपको देखना है मेन सिंगल्स, वोमेन सिंगल्स, बस इतने देखने हैं, ठीक है। एक विनर और दूसरा रनर अप। तो देखो ऐसे याद रखना है, इसको याद रखना है ना, तो ध्यान रखो कि सबसे पहले होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच, फिर होता है विंबलडन, और लास्ट में होता है यूएस ओपन। ये समय है, ये जनवरी में हो जाएगा, फिर ये बीच में होगा, ये लास्ट में होगा साल के। अब इन चारों को याद रखना है, तो अधिकतर जगह आप देखोगे जोकोविच मिल जाएंगे आपको। तो एक बार ए ऑर्डर तय कर लो, बाकी का सबका आप एक ट्रिक बना लो कि जोकोविच हो गए तो नोवाक जोकोविच नाम है तो ना, फिर से ना आ गए जोकोविच, ठीक है। अभी बताता हूँ कैसे। तो मेन सिंगल्स में नोवाक जोकोविच हैं, और किसको हराया इन्होंने? स्टेफानोस सितसिपास नाम है इनका, ग्रीस के हैं ये, और ये सर्बिया के, सबको पता होगा। वोमेन सिंगल में कौन जीती हैं? ये सवालेंका, और इन्होंने किसको? एना रिवाकिना, इनको हराया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है फ्रेंच ओपन, दूसरे नंबर का, इसमें भी जोकोविच ही विनर है, और कैस्पर रुड को इन्होंने हराया है। वोमेन में ईगा सुआटेक ऐसे करके नाम है, कहीं कहीं स्टियाटेक भी लिखा होता है, और इन्होंने किसको हराया? कैरोलिना मुचोबा, इनको हराया, ठीक है। तो दोनों जगह नोवाक जोकोविच मिल गए आपको, पहली चीज। वोमेन्स में आपको यहाँ पे सवालेंका मिल गई, दूसरी पे ईगा सुयाटेक। तीसरा विंबलडन में कौन जीता है? कार्लोस अल्काराज, यहाँ पे जोकोविच को हरा दिया था इन्होंने, कार्लोस अल्काराज ने। तो जोकोविच यहाँ रनर अप में आ गए और जीत गए कौन? कार्लोस अल्काराज। और लेडीज में कौन है? मार्केटा बेंडरोजोवा, और इन्होंने किसको हराया? ओन्स जेबेर। फिर लास्ट है आपका यूएस ओपन, मैन सिंगल्स में यहाँ पे भी कार्लोस अल्काराज। तो 2 में नोवाक जोकोविच जीते हैं, और 2 में जीते हैं कार्लोस अल्काराज। इन्होंने किसको हराया? कैस्पर रुड को। कैस्पर रुड भी 2 जगह हार चुके हैं, जीते एक भी बार नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे भी ईगा सुयाटेक, तो वही ईगा सुयाटेक भी आपकी 2 बार जीत चुकी हैं, तो 2 ये बहुत ईजी हो जाएगा। 2 मेंस में ऊपर के 2 कौन हैं? नोवाक जोकोविच, और नीचे के 2 कौन हैं? कार्लोस अल्काराज। वोमेन्स में आप देख लो, 2 तो आपके सुआटेक ये जीती हैं, और किसको हराया इन्होंने? ओ जेब्योर। इस तरीके से आप याद रख सकते हो।
अब आईसीसी क्रिकेट की अवार्ड देख लो। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी बाबर आजम ने जीती, पाकिस्तान के हैं। आपको थोड़ा बहुत आईसीसी के जो हाल के टूर्नामेंट है वो देख लेना, आईपीएल का थोड़ा देख लेना, बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा था, उस चीज़ों को हमने इसमें शामिल नहीं किया। तो ये सालाना अवार्ड होते हैं आईसीसी के, बाबर आजम को मिली है। राचेल हेयो फ्लिंट ट्रॉफी किसको मिली है? नेट स्कीवर, इंग्लैंड के हैं ये। फिर मैन टेस्ट, ये वाले इंपॉर्टेंट है, मैंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स को मिला है, इंग्लैंड को। मैंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम को मिला है। वोमेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर नेट स्कीवर को मिला है, ये भी इंग्लैंड की है। और मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये तो इनके आमने सामने कोई है ही नहीं टी20 में, सूर्य कुमार यादव। वोमेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर ताहिलिया मैकग्रा, ठीक है। फिर फीफा फुटबॉल अवार्ड देख लेते हैं। फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर लियोनल मेसी, ठीक है, बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर को अवार्ड इनको मिला था। और इन्होंने ही क्या है, फीफा का वर्ल्ड कप जिता दिया था, किसको? अर्जेंटीना। फीफा बेस्ट वोमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर एलेक्सिया पुटेलास, इनको मिला है। फीफा मेंस कोच ऑफ द ईयर लियोनल स्केलोनी, इनको मिला है, अर्जेंटीना के हैं। इन्होंने ही फीफा वर्ल्ड कप जीता है, किसको हराया था? फ्रांस को। इसके बाद फीफा वोमेंस कोच ऑफ द ईयर सेरिना विगमैन, इंग्लैंड के हैं। फीफा मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर, ये बंदा बहुत फेमस था, गोल बचाता था लास्ट में। अगर किसी ने फाइनल देखा हो फीफा वाला वर्ल्ड कप का, तो फाइनल में क्या हो रहा था, आपके इस पे चला गया था, गोल वगैरह जो होते हैं ना पेनाल्टी पे, तो जिसने जितने ज़्यादा, ये बंदा एक गोल बचा रहा था, फिर डांस कर रहा था, फिर बचा रहा, फिर डांस कर रहा। एमिलानो मार्टिनेज, अर्जेंटीना। फीफा वोमेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर कौन है? मैरी यर्फ्स, इंग्लैंड की है। ये फीफा के अवार्ड हो गए। अब कुछ मैंने मिसलेनियस शामिल कर लिए हैं, कहीं से भी कुछ भी पूछा जाता है तो उनको देख लेते हैं। गिद्धों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा जानवरों में उपयोग के लिए जिन दर्द निवारक दवाओं का प्रतिबंध लगाया गया है वो कौन कौन सी हैं? एसेक्लोफेनाक, पहले डिक्लोफेनाक पे लगाया गया था, या डाइक्लोफेनाक बोलते हैं। इसमें क्या था, ये जो दवा दर्द निवारक के लिए दी जाती थी, डिक्लोफेनाक जो होती दर्द निवारक के रूप में दी जाती थी, लेकिन ये क्या करती थी, पशुओं में दी जाती थी। गिद्धों की किडनी फेल हो जाती थी, क्योंकि गिद्ध क्या करते हैं, जो मृत पशु होते हैं उनको खाते थे। और ये क्या होता है ना, आपने जैव संचयन देखा होगा, जैव आवर्धन देखा होगा। संचयन मतलब संचय हो गया, आवर्धन मतलब दूसरे जानवर में चला गया, तो फिर ये नष्ट नहीं होता था। नष्ट नहीं होगा तो ये खाएंगे, इनके अंदर रह जाएगा और इनकी किडनी फेल कर देता। तो नई दवाओं पे प्रतिबंध लगाया, वो कौन से? एसेक्लोफेनाक और केटोप्रोफेन। फिर अगला है ओशन गेट एक्सपीडिशन द्वारा संचालित गहरे समुद्र में। अभी ओशन गेट करके एक पनडुब्बी थी जिसमें पाकिस्तान का एक बिलेनियर था, वो भी गया था, उसका बच्चा भी गया था, दोनों की मौत हो गई थी, ठीक है। जो टाइटैनिक के मलबे की, इसमें क्या है, टाइटैनिक जो जहाज था डूबा था ना, उसका मलबा दिखाने के लिए ले जाते थे, दौरान फट गई, जिसमें सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। उसका नाम क्या था? टाइटन। इस पनडुब्बी का नाम भी टाइटन था। बाजरा के लाभों को बढ़ावा देने के लिए फालू गौरव शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त रूप से बनाए गए गीत का शीर्षक क्या है? बाजरा की प्रचुरता। कर्नाटक सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई मुफ्त बस यात्रा योजना का नाम क्या है? शक्ति। यूक्रेन में एक नदी है निप्रो नदी, इस पर बना बांध हाल ही में सोवियत सेना के हमले में गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था, इसका नाम क्या था? नोवा काखोवका। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज, जिसे केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने चेन्नई से श्रीलंका के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, इसका नाम क्या था? एमबी एक्सप्रेस। ध्यान रखना, चेन्नई से श्रीलंका के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज है, पहला है, जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने इसको क्या किया, यहाँ से रवाना किया, इसका नाम क्या है? एमबी एक्सप्रेस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत की रैंक स्वीडन नंबर 1 स्थान पर। भारत की कितनी है? 67वीं। तो स्वीडन की भी बता दी इन्होंने, भारत की भी बता दी। मध्य प्रदेश का वह रेलवे स्टेशन जहां से पीएम मोदी ने 5 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी, रानी कमलापति स्टेशन। हबीबगंज इसको बोलते थे, इसका एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बना दिया गया और नाम बदल दिया गया, रानी कमलापति स्टेशन। सीडेक है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, पुणे में स्थापित एआई सुपर कंप्यूटर, जिसे जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में दुनिया में 75वां स्थान दिया गया, उसका नाम क्या है? एरावत। बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू पुरस्कार हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार पपुआ न्यूगिनी का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो बस पपुआ न्यूगिनी का सर्वोच्च पुरस्कार का नाम क्या है? ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, और ये पीएम मोदी को मिला है। चक्रवात मोचा आया था अभी, इससे तबाही के बाद राहत कार्यों में म्यांमार की सहायता के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन करुणा। मई के मध्य में बांग्लादेश और म्यांमार के तटों पर आए अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में 500 से अधिक लोगों की मौत हो गई। इसका नाम क्या था ये ध्यान रखो। तो बांग्लादेश और म्यांमार में आया, दैट मीन्स बंगाल की खाड़ी में आया। तो पहली चीज इसकी जगह पता चल गई, नाम क्या था? मोचा। युद्धग्रस्त सूडान के खार्तूम से भारतीय लोगों को निकालने के लिए भारत सरकार ने एक अभियान चलाया था, ऑपरेशन कावेरी। बहुत इंपॉर्टेंट है। सूडान में अभी इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गए थे, तख्ता पलट वगैरह बहुत दिनों से चल रहा है यहाँ पे। तो भारतीयों को बाहर निकालना था, ऑपरेशन कावेरी के तहत निकाला। विश्व बैंक ने एक जारी की है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें भारत की रैंक कितनी है? 38। लॉजिस्टिक्स होता है जो माल वगैरह आप इधर से उधर करते हो, ठीक है, कोई भी माल हो, सब्जी हो, फल हो, इसके बाद बड़े बड़े कंटेनर हो, कुछ भी हो। अब जो मैंने बोला कि कुछ महिलाएं की पोस्ट पे अगर बैठी हैं तो उनसे क्वेश्चन आते हैं, तो सारी महिलाओं की लिस्ट यहाँ पे दे दी है, पद और महिला का नाम। तो पाकिस्तान की पहली महिला दूत के रूप में कौन सी नियुक्त हुई? जेन मैरियट। भारतीय सेना की पहली महिला बटालियन कमांडर नियुक्त कौन हुई? कर्नल सुचिता शेखर। महाराष्ट्र राज्य बस की पहली महिला ड्राइवर कौन है? अर्चना अत्राम। इसके बाद सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सऊदी अरब में महिलाओं को उतनी छूट नहीं थी पहले। रैयाना बरनाबी। आईसीसी मेंस टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर पाकिस्तान के पेशावर पाकिस्तान की अंपायर कौन थी? ठीक है, पहली बात तो ये अलग है, ये अलग है। तो आईसीसी मेंस टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर कौन थी? क्रीम कॉटन। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में महिला अंपायर आपने कम देखी होंगी, ये पहली है। पाकिस्तान के पेशावर हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस। सोचो कि हाईकोर्ट में पहली महिला ऐसी है जो चीफ जस्टिस बन रही है, उनका नाम क्या है? मसर्रत हिलाली। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला इंडियन एयरफोर्स की अधिकारी कौन है? दीपिका मिश्रा। इनको वीरता पुरस्कार मिला है। आगे चलते हैं। ईएमई इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? गीता राणा। इंडियन एयरफोर्स की फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट वो होती है जैसे ही युद्ध कोई शुरू हो तो वो सबसे पहले जाती। शालिजा धामी। नागालैंड राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन है? सल्लो तुओनी। नागालैंड राज्य की पहली महिला विधायक बनकर इतिहास किसने रचा? बहुत इंपॉर्टेंट है, हेकानी जखालू। जहाँ पे अंडरलाइन कर दूँ उसको ध्यान से पढ़ लिया करो। इक्वेटोरियल गिनी है, इनकी पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? मैनुएला रोका बोटे। सऊदी अरब से 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला, फिर से वही नाम आ गया, रायाना बरनाबी। तेलंगाना राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव, इंपॉर्टेंट हो सकता है, शांति कुमारी। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी, बॉर्डर पर रोड वगैरह बनाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम होता है इनका, सुरभि जखमोला। अमेरिका में भारतीय मूल की पहली महिला सिख जज कौन सी बनी? मनप्रीत मोनिका सिंह। पहली महिला क्रिकेटर जिनकी प्रतिमा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लगाई गई, फिर से इंपॉर्टेंट है, बेलिंडा क्लार्क। बोस्निया में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन सी बनी? क्रोट नेता बोरजाना क्रिस्टो। एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, जो भी महिलाएं की पोस्ट पर बैठी हैं, हो सकता है 2-3 आ जाएं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन है? लक्ष्मी सिंह। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन है? अवनी चतुर्वेदी। ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश रोडवेज में पहली महिला बस ड्राइवर प्रियंका शर्मा, यूपी से रिलेटेड है, यूपी के एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? पीटी ऊषा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष है और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में भी इनको लिया गया है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन है? लांस नायक मंजू। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पर्क मुसर। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, ये अभी इंडिया आई थी, जियोर्जिया मेलोनी। इंडिया किस लिए आई थी? ये रायसीना डायलॉग चलता है इंडिया में। विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ये मिलकर अरेंज कराता है। इसमें दुनिया भर के विदेश नीति पे बातें होती हैं, सीधी बात इतना समझो। अब मिस वर्ल्ड
मिस अर्थ, इंडिया, यूनिवर्स, इनकी सूची देख लेते हैं, इनसे रिलेटेड करंट के डेवलपमेंट। मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहाँ होगा? इंडिया में होगा। 71वां संस्करण है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कब शुरू हुई थी? 1951 में। सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? रीता फारिया। ऐश्वर्या राय भी रही मिस वर्ल्ड, ठीक है। फेमना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता हैं, और मिस इंडिया 2022 सिनी शेट्टी हैं। अब जो मिस इंडिया रहती हैं वही आगे चल के क्या मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स में ये क्या करती हैं? पार्टिसिपेट करती हैं। मिस यूनिवर्स 2022 अमेरिका की आर बोनी ग्रेवियल। इसके पहले कौन थी आपकी? हरनाज संधू। मिस अर्थ इंडिया 2022 वंशिका परमार। मिस देवा यूनिवर्स 2022 कर्नाटका की दिविता राय। फिर 2023 के कुछ अभियान हैं, देश के भी है दुनिया के भी, जो एक दो इम्पोर्टेंट है वो भी मैंने यहाँ रख लिए, तो देख लो कौन से। हमार सुघर लाई का अभियान कहाँ? छत्तीसगढ़ में। स्टे इन योर लेन, अपनी लाइन में रहो, मतलब ट्रैफिक के लिए, तो शारजा शहर की पुलिस ने इसको चलाया है, यूएई में है शारजा। समर्थ अभियान गिरिराज सिंह ने चलाया है। पोषण भी पढ़ाई भी अभियान स्मृति ईरानी ने, क्योंकि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है इनके पास। 1 बिलियन मील्स एंडोमेंट अभियान यूएई ने चलाया ये। स्कूल चलो अभियान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान दिल्ली ने चलाया। इसके बाद जल जन अभियान राजस्थान से शुरू हुआ है, नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया था। समग्र शिक्षा अभियान यूपी में चल रहा है। स्वच्छोत्सव अभियान हरदीप सिंह पुरी, यही है शहरी एवं आवास जो विकास मंत्रालय उसके मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री। जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान बंधन बैंक ने। दीदी सुरक्षा कवच अभियान, अब दीदी आ गई तो क्या है? पश्चिम बंगाल। ग्लोबल सिटी अभियान उत्तर प्रदेश। स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान अश्विनी वैष्णव, क्योंकि ये हमारे आईटी मिनिस्टर की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 22 जनवरी 2015 को। नई चेतना अभियान लैंगिक हिंसा के खिलाफ है, केंद्र सरकार ने इसको शुरू किया। यहाँ पे आज की क्लास हमारी एंड होती है, ठीक है। एक क्लास और पार्ट 3 और आएगा। पार्ट 3 ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें आपकी यहाँ तक आ चुकी हैं, ठीक। पार्ट 3 में जो बची हुई चीज़ें वो सारी कवर कर लेंगे। जिसने भी बिल्कुल भी करंट नहीं पढ़ा है वो पार्ट 1 से लेकर 3 तक एक एक दो बार रिवाइज करो, प्लस इसकी PDF आपकी जो भी आपके RO का ग्रुप है और जूनियर असिस्टेंट का, इसमें ऑलरेडी प्रोवाइड की जा रही है। पहले पार्ट की मिल चुकी है, सेकंड पार्ट की भी मिल जाएगी, तो वहाँ से आप रिवाइज करो। हिंदी के आपको टास्क MCQs दे दिए गए हैं, तो हिंदी के MCQs आप सॉल्व कर सकते हो लास्ट में। यूपी स्पेशल की भी आपको PDF प्रोवाइड करा दी गई, उसको भी कर सकते हो। जो लोग बिहार टीचर दे रहे हैं उनको बिहार स्पेशल की भी दे दी गई। इंडिया का करंट बिहार टीचर वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बिहार स्पेशल करंट उनको मिल चुका है। इस प्रकार से सबके लिए बराबर काम हो रहा है। आप लोग बस सिलेक्शन लेके आइए, मेहनत कीजिए। लास्ट टाइम है, लास्ट के 5-6 दिन बहुत कुछ डिसाइड करते हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ कई बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। अगर आप 5 घंटे पढ़ते थे तो उसको 10 कर लीजिए। 10 घंटे ऐसे तो होंगे नहीं सादा रोटी खा के, तो क्या करना है, प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दो। जो वेजिटेरियन है आप क्या करो, पनीर खाओ, एक्स्ट्रा पनीर खाओ, सूखा मीन्स केवल पानी में उबाल लो। फिर आप देखोगे आपके बैठने की शक्ति अपने आप बढ़ गई है। बैठने के आवर्स जैसे ही बढ़ते हैं, अगर आप पर डे 3-4 आवर्स एक्स्ट्रा बैठ के पढ़ते हो एकदम फोकस होके, तो समझ लेना 2 नंबर आप पर डे जोड़ रहे हो। यही 2-2 नंबर करके आपके क्या होंगे, फाइनल आपको कट ऑफ से पार ले जाएंगे। बाकी ये तो सबको पता है, 3 बैचेज चल रहे हैं, RO इसका BPO न्यू वैकेंसी और जूनियर असिस्टेंट का चल रहा है, ये तो एग्जाम चलिए हो जाएगा। जो लोग भी आगे की तैयारी करना चाह रहे हैं वो आराम से कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एक कमेंट होता है कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।